गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं? अपने माइक को म्यूट करें सभी लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करेंगे, बड़ा आसान होता है। एक बात, ग्रेविटेशन से बहुत ज्यादा मैच करता है, इसलिए आपको ग्रेविटेशन वाला चैप्टर में भी हेल्प होगा। और बिफोर स्टार्टिंग बेटा, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, सभी लोग माइक को म्यूट रखें। आपके घर के बैकग्राउंड की आवाज आती है। चलिए बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे हम आएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देखिए नाम से ही क्लियर है, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज रुका हुआ होता है। तो मैं पहले तुम्हें दो तीन छोटी छोटी बातें बताऊं। इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टेशनरी। तो हम पहले क्यों ना ये बात कर लें कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो सभी को पता है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस की इनहेरेंट प्रॉपर्टी बेटा, वैसे ही जैसे मास है, हर सब्सटेंस का अपना मास, उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। जस्ट लाइक मास, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस जस्ट लाइक मास। किसी भी सब्सटेंस के पास कुछ ना कुछ चार्ज होता है। हो सकता है वो चार्ज मिलके न्यूट्रलाइज कर रहा हो सब्सटेंस को, तो सब्सटेंस एज ए होल न्यूट्रल हो। जैसे जितने पॉजिटिव चार्ज है बेटा, उतने नेगेटिव चार्ज, दोनों मिलके सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज करते हैं। अब हुआ कि चार्ज का यूनिट क्या है, तो सबसे पहले आप आ जाइएगा यूनिट ऑफ चार्ज। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। सभी को पता है कूलम होता है, कूलम। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। शॉर्ट में हम इसे सी से भी लिख लेते हैं, लेकिन इसका सीजीएस यूनिट जो होता है, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, इसे स्टैट कूलम कहते हैं। स्टैट कूलम, इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसलिए इसको ईएसयू ऑफ चार्ज भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज को हम ईएसयू ऑफ चार्ज भी कहते हैं। तो आपसे बोला जाए व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, तो आप कह सकते हैं स्टैट कूलम है, या स्टैट कूलम को ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज कहते हैं। राइट? तो फिर से बात बता रहा हूं, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टैट कूलम, इट इज ऑल्सो नोन एज ईएसयू ऑफ चार्ज, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज के बारे में एक बात और आपको पता है बेटा, चार्ज रुका हुआ होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। लेकिन चार्ज अगर गति में चल रहा हो, कुछ स्पीड से चल रहा होता है, तो मूविंग चार्ज बेटा मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करता है। इसलिए चार्ज का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है, इसे ईएमयू ऑफ चार्ज कहते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। आप समझिएगा ईएमयू, इसे ईएमयू ऑफ चार्ज भी कहते हैं। ये भी ईएमयू ऑफ चार्ज जो होता है बेटा, इसे एब कूलम कहते हैं। एब एब्सोल्यूट से लिया गया है, एब कूलम। करेक्ट? तो अगर मैं तुम्हारे लिए कैटेगराइज करूं तो मैं क्या कहूं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, स्टैट कूलम। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज एब कूलम। एब कूलम आता है। इनमें एक रिलेशन है, मैं बता रहा हूं, आप इसे नोट कर लें। रिवाइज कर रहा हूं कि आया कि सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, स्टैट कूलम, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ईएसयू। और ये जो ईएसयू ऑफ चार्ज आया है, स्टैट कूलम आया है बेटा, इसको फ्रैंकलिन भी कहते हैं। तो मानो यहां पर आगे बढ़ा लो, फ्रैंकलिन साइंटिस्ट है बेटा, फ्रैंकलिन उनके नाम पर, फ्रैंकलिन भी कहते हैं। रिलेशन ये है बेटा, आप ध्यान रखिएगा, 1 कूलम is equal to 3 into 10 power 9 स्टैट कूलम, जिसे ESU भी कहते हैं, and is equal to 1/10 एब कूलम। एब कूलम होता है, एब एब्सोल्यूट वाला ये जो हमने लास्ट में लिखा है, इसे EMU भी कहते हैं। तो देखिएगा 1 कूलम is 3 into 10 power 9 स्टैट कूलम, which is also known as ESU, is equal to 1/10 एब कूलम, which is also known as EMU। ये रिलेशन आया।
ये आप ध्यान रखिएगा, इसकी हमें जरूरत कभी कोई बड़ी चीज समझानी होती है। कई बार तुम्हें लगेगा सर ये चीज आपने कहां से फाइंड आउट किया, तो हम उस समय इसका इस्तेमाल करेंगे। खैर फिलहाल हम अभी ईएसयू और ईएमयू में रिलेशन चाहते हैं कि सर ईएसयू और ईएमयू में क्या रिलेशन है। आप यही पोर्शन उठा लो, देखो देयरफॉर क्या लिखोगे, 3 into 10 power 9 ESU is equal to 1/10 EMU। ये इधर ले आइए बेटा, तो 3 into 10 power 10 ESU इक्वल टू EMU आएगा। तो अगर आप इसमें रेशियो निकालना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। देयरफॉर व्हाट इज द रेशियो बेटा, देखो EMU अपॉन ESU इज इक्वल टू, देखो EMU ये हुआ, ESU इधर ले आए, तो दैट वुड बी इक्वल टू 3 into 10 power 10। मैं पता सबसे छोटी यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, फ्रैंकलिन या ESU। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फ्रैंकलिन और ESU, एंड लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज मैंने अभी नहीं बताया है, लेकिन आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जा चुका है, वो है फैराडे। ठीक है, तो लिखिएगा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फ्रैंकलिन, क्योंकि एक नाम से पॉपुलर है, फ्रैंकलिन या ESU। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फैराडे। कैन यू टेल मी 1 फैराडे कितने, फैराडे को F से लिखते हैं, तो 1 फैराडे कितने के बराबर होता है, कोई हेल्प करेगा, 96,500 कूलम। हाँ, 96,500 कूलम है ना बेटा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट जिसे लेना ले लें, मैं रब कर रहा हूं, फिर मत कहिएगा कि हटा दिया। अब आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो क्विक थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे बेटा कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है, उसमें थोड़ा सा स्पीड में लेके चलेंगे। तो हेडिंग दीजिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखिए कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज लिखाने का कोई मतलब मैंने ओरली बोल देता हूं। चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जिसे लिखना हो लिख सकता है, हालांकि एवरीबडी नोज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव। कन्वेंशनली मतलब जो हम लोगों ने डिसाइड किया, वैज्ञानिकों ने डिसाइड किया कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम नेगेटिव बोलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कन्वेंशनली यानी जैसे आपसी सहमति से हुआ कि माइनस बोला जाएगा, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब चार्ज की कुछ और छोटी छोटी बातें बताएं, उन्हें भी हमें लिखने से मतलब नहीं, मैं सिर्फ ओरल बोल दे रहा हूं। तो पहला बताया 2 तरह का चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव। दूसरा क्या है, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्लस प्लस रिपेल करेगा, माइनस माइनस रिपेल करेगा। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। तो ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो लोअर लेवल पे होती हैं, उनको हम नहीं लिख रहे हैं। अब ये आया कि कौन सी प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं, जैसे चार्ज इज एडिटिव, तो पहली इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे चार्ज इज एडिटिव। मतलब आप चार्ज को साइन के साथ ऐड कर सकते हैं, साइन के साथ। इसका एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, जैसे मैं तुमसे कहूं ऑन अ बॉडी, एक बॉडी पर कुछ चार्जेस ये हैं, +1 कूलम, +1, +5, -6, -7, +2 कूलम चार्जेस आर देयर ऑन अ बॉडी, दीज चार्जेस आर प्रेजेंट। तो देखिएगा एक बॉडी पर इतने चार्ज हैं, 1 2 3 4 5। तुमसे पूछा जाए देन नेट चार्ज क्या आएगा, नेट चार्ज, तो तुम कहोगे सर हमने अभी पढ़ा है कि चार्ज एडिटिव होता है, यानी चार्ज को साइन के साथ जोड़ दिया जाए। तो नेट चार्ज को अगर Q से लिखो तो आएगा +1, फिर इसमें आप क्या जोड़ दें, +5, इसमें आप जोड़ दें, प्लस में -6 यानी ऐड करें -6 को, देन ऐड -7 +2। तो अगर आप इसे देखें प्लस में क्या है, एक 1 एंड 5 6 और 2 8, 8 प्लस में है और -6 होते 13, 13 माइनस में है। तो चार्ज कितना आ जाएगा, -5 कूलम। यानी किसी बॉडी पर अगर कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव चार्ज हो तो उनको साइन के साथ जोड़ देने से जो नेट चार्ज आता है वही उसके ऊपर इफेक्टिव या नेट चार्ज होता है। इसका मतलब चार्ज इज एडिटिव। बोले क्लियर, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व,
चार्ज इज कंजर्व, ऐसे लिखेगा कंजर्व। तो पता है बेटा हमारे यूनिवर्स का जो हमारा पूरा का पूरा ये संसार है, यूनिवर्स है, इसका नेट चार्ज फिक्स है, कांस्टेंट है। नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी किसी भी घटना में कुछ नया चार्ज नहीं बन सकता और ना तो पुराना चार्ज खत्म हो सकता है। चार्ज केवल एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसफर हो सकता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर हो सकता है। तो इसमें कुछ लिखाने जैसा कुछ नहीं है। हम क्या लिखेंगे? चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। द नेट चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, हमारे यूनिवर्स का नेट चार्ज कांस्टेंट है। इट नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली। एक बॉडी चार्ज है, दूसरी अनचार्ज है, कांटेक्ट में लाओ तो चार्ज एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफर हो सकता है। क्लियर? हाँ बोलो बेटा, बोलो बेटा। बेटे आवाज अच्छी आ रही है, आप में नहीं आ रही, और लोगों में। बेटा सुनो तो, और लोगों को आवाज सही आ रही बेटा? आ तो नहीं बेटा, तो आपके आपके हाँ तो बेटे, और जिसको नहीं आ रही आप एक बार सेट कर लो। हाँ बेटे, अपने अरे कहां, कहीं बहुत दूर बैठे हो क्या तुम? कहीं इंटीरियर गांव में? हाँ तो बेटा एक बात समझो, हाँ एक सेकंड बेटा, मैं इस बच्चे को समझा दूं। देखो बेटा, इतनी बात तो तुम भी समझते हो कि जितना और बच्चा है अगर उसको ज्यादातर को आवाज सही आ रही है, एक दो को नहीं आ रही, इसका मतलब है तुम्हारे साइड में या तो सिग्नल प्रॉब्लम है या तुम अपनी आवाज को या उसको थोड़ा सेट कर लो, है ना बेटा? अगर आवाज मेरी साइड से खराब होती तो सबको खराब आती। देखिए चार्ज इज कंजर्व, ये आ गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या इसके एक्सप्लेनेशन में और जरूरत है कि क्लियर है? बोले बेटा क्लियर, ठीक है, सही। तो ठीक, अब आइएगा आगे बढ़ेंगे, कुछ इसकी एक आध और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो पता है बेटा, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चार्ज किसी मास के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मतलब आप समझिएगा, कहीं पर चार्ज है तो मास है। कैसे? जरा देखिएगा। देखो बेटा, आमतौर पर किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसका मतलब जानते क्या होता है? मैं तुम्हें थोड़ा एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं। देखो बेटा, ये मान ले बॉडी है, ऐसे ले लेता हूं। देखो ये बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है, और ये एक चार्ज बॉडी है, चार्ज है। और चार्ज भी अगर हम मान ले इस पे नेगेटिव चार्ज है, कुछ माइनस चार्ज है। अब आप देखो बेटा, अगर इस माइनस चार्ज बॉडी को इसके टच में लाए, अगर इसके कांटेक्ट में लाते हैं, तो मैं ऐसा करता हूं, कांटेक्ट में बना ही देता हूं। तो इफ दे आर केप्ट इन कांटेक्ट, ये अनचार्ज है या न्यूट्रल। तो देखिए ये न्यूट्रल बॉडी थी, ये चार्ज बॉडी है। अब अगर आप क्या करेंगे, यहां से माइनस चार्ज इसमें ट्रांसफर होने लगेगा, नेगेटिव चार्ज इसमें ट्रांसफर होगा। नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होने का क्या मतलब होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी से इसमें आने लगे, और जब इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे तो अब क्या होगा? अगर इस बॉडी पर कुछ नेगेटिव चार्ज था, छोड़ो, इसने कुछ नेगेटिव चार्ज खोया होगा, कुछ कमी आई होगी, लेकिन सेकेंड बॉडी पर कुछ नेगेटिव चार्ज पहुंच गया, अब इस पर कुछ नेगेटिव चार्ज आएगा। ध्यान रखिएगा, इस बॉडी से कुछ नेगेटिव चार्ज अगर इसमें ट्रांसफर हुआ तो ये चार्ज इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में गया। सपोज बेटा, सपोज इस बॉडी पर सपोज 10 इलेक्ट्रॉन्स इस पे गए, 10 इलेक्ट्रॉन गए, तो इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और साथ ही साथ जानते हो इसके ऊपर एक अतिरिक्त मास आ जाएगा, एडिशनल मास। मतलब इसका खुद का कुछ मास था पहले, लेकिन अब एडिशनल मास क्या आ जाएगा? मास ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स। देखो 10 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं इस बात को फिर से एक्सप्लेन कर दूं, हर इलेक्ट्रॉन का अपना मास होता है बेटा, ठीक है, बहुत कम होता है। कितना? 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg। तो अगर यहां से इधर की तरफ सपोज 10 इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो इसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा,
और 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर का एडिशनल मास आ जाएगा। इसका मतलब समझे बेटा, इसमें एडिशन, अरे बेटा माइक बंद कर दे। 10 मास का इलेक्ट्रॉन क्या होगा 10 इंटू, और Me इज व्हाट 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg। इसका मतलब नाउ दिस बॉडी विल हैव 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 30 किलोग्राम का अतिरिक्त मास आएगा। तो मोटे तौर पे तुम याद कर लो, क्या अगर किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज जाता है, इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन उसे मिले, अगर उसे इलेक्ट्रॉन मिले तो कुछ नेगेटिव चार्ज मिला, साथ ही साथ बेटा इलेक्ट्रॉन का मास भी मिला। इस बॉडी का मास 10 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर बढ़ जाएगा और इस बॉडी का मास 10 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर घट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कहीं पर भी चार्ज ट्रांसफर होता है तो सिर्फ चार्ज नहीं जाता है बेटा, बल्कि वो अपने साथ मास भी लेके जाता है। तो यू कैन से दैट चार्ज नेवर एग्जिस्ट विदाउट मास। कभी भी चार्ज का ट्रांसफर होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होगा, या तो इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, मतलब यू आर गेनिंग इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन को लॉस होता है। दोनों स्थितियों में मास में चेंज आता है। ये बात क्लियर है? हाँ, बोलो, किसी बच्चे का क्वेश्चन आ रहा है, बोले बेटे। किसी बॉडी पे अगर बेटा नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है। अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो इलेक्ट्रॉन का मास भी उसे मिलेगा। इसका मतलब चार्ज किसी मास के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्लियर है ये बात? सभी लोग देखिएगा, एक डायग्राम बना रहा हूं। एक ये बॉडी है, दूसरी ये एक बॉडी है, और तीसरी ये बॉडी है। अगर मैं इसका रेडियस r दिखाऊंगा तो इसके पीछे मेरा पर्पस मात्र ये एक है, क्या कि तीनों बॉडी का आकार सेम है, यानी ऑल द 3 बॉडीज आर आइडेंटिकल। क्लियर? इसमें ये वाली बॉडी जो है, इसे मैं न्यूट्रल ले रहा हूं। इस बॉडी पर पॉजिटिवली चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो 3 bodies are there, one is neutral, other is negatively charged and the rest is positively charged. मासेस लेते हैं, मान लो इसका मास m1 है, इसका m2 है, इसका m3। बेटे अभी जो जानकारी यहां दी थी उसके आधार पे बताओ m1, m2, m3 में कौन सा मास बढ़ा? m3 नहीं बेटे, m3 बढ़ा है बेटा। क्यों? नहीं, m1 नहीं बेटा, कई, हाँ ठीक है बेटा, थैंक यू। बस आपको नो आंसर इज नीडेड, नो हो गया। देखिएगा, जैसे नहीं समझ गया मैं, जिसने आंसर m3 कॉन्फिडेंस से बताया, मैं समझ गया, उसका कंसेप्ट क्लियर है। देखो बेटा, m1 नहीं होगा, किसी ने बताया, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हमें लगता है जिस चीज पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें सब कुछ पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मतलब अतिरिक्त यानी एडिशनल, तो लगता है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास ज्यादा होगा। नहीं बेटा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसने कुछ इलेक्ट्रॉन खोए हुए होते हैं। में आप ध्यान रखिएगा चार्जिंग में क्या होता है। किसी पे नेगेटिव चार्ज है, जिसने अभी पॉजिटिव आंसर दिया, ध्यान से सुने बेटा, किसी बॉडी पर अगर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब उसने कुछ इलेक्ट्रॉन खो दिए हैं, और किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन पा लिए हैं। इस पे नेगेटिव चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन पाए हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मास इस पे आ जाएगा, यानी ये मास सबसे बड़ा होगा। m3 इज लार्जेस्ट, m3 लार्जेस्ट होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसने कुछ इलेक्ट्रॉन खोया है, ये सबसे छोटा होगा। और ये न्यूट्रल है, ना इसने कुछ खोया ना कुछ पाया, तो इसका मास इन दोनों के बीच में होगा। बोले क्लियर बेटा? ये आ गया कि चार्ज बगैर मास के एग्जिस्ट नहीं करता। इसे नोट कर ले, फिर अगली प्रॉपर्टी लेके चलते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है बेटा, इन पे तुम्हें सवाल मिल सकता है नीट में, इन पर किसी भी जुगाड़ से। एक बात समझो बेटा, किसी को ये गलत फहमी हो, खासतौर पर जो बच्चा, जैसे तुम में से जो बच्चा आप में से प्रिपेयर्ड है और उसका फिर भी रिजल्ट नहीं अच्छा आ रहा है, उसके पीछे कारण जानते क्या है? वो इसी जानकारी को लेकर के बड़ा खुश दिख रहा है। नहीं, आप अपने दिमाग को इतना लॉजिकल बनाओ कि इस जानकारी पे कोई घुमा के क्वेश्चन दें तो तुम्हें उसका आंसर करना आना चाहिए। चलिए, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगली, मैंने लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट एक तरह से एक आध और याद आ जाए तो करें। 2 प्रॉपर्टीज मैंने इसीलिए बचा के रखा है, और उसमें अगली जो प्रॉपर्टी है वो काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज इनवेरियंस ऑफ चार्ज। किसी का माइक ऑन है बेटा, बंद कर दे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनवेरियंस ऑफ, बेटा माइक बंद कर दे। इनवेरियंस ऑफ चार्ज, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। तो इनवेरियंस ऑफ चार्ज मतलब समझिएगा बेटा, किसी बॉडी का चार्ज
जितना रेस्ट में होता है, अगर उस बॉडी को गति दे दी जाए तो चार्ज में परिवर्तन नहीं होता है। मतलब इसका मतलब समझिएगा, अगर चार्ज कोई क्यू जो है ये रेस्ट में है, मतलब एक बॉडी है उस पर चार्ज क्यू है और बॉडी रेस्ट में थी, अगर उसी बॉडी को मोशन दे दिया जाए, गति दे दिया जाए, तो दोनों चार्ज में कोई फर्क नहीं आएगा। यानी चार्ज ऑफ अ बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट एंड चार्ज ऑफ अ बॉडी इन स्टेट ऑफ मोशन सेम होता है। तुम्हें से कई बच्चा कहेगा ये तो सर सबको पता है। नहीं बेटा, जिसने भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ा है थोड़ा सा, तो उसे पता है। इसमें क्या लिखोगे? दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैं आगे वो बता दूंगा जो अभी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बता रहा था। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज ड्यू टू द मोशन। गति से चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है। चार्ज एट रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज इन मोशन। ध्यान रखिएगा। ऑल्दो, अब ये पॉइंट जरा ध्यान रखिएगा, ऑल्दो मास वेरीज विद मोशन या स्पीड, गति से मास बदलता है। और कौन सी इक्वेशन से मैं लिख रहा हूं? अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, और वो ये है m इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसमें मैं सिंबल्स का मीनिंग बता दूं। एम नॉट इज रेस्ट मास। रेस्ट मास, जो लोग नए हैं जरा ध्यान रखिएगा, रेस्ट मास का मतलब है जब कोई बॉडी रेस्ट में है, गति में है, उसका मास है। जैसे पेन है, इसका रेस्ट मास अगर 10 ग्राम है, तो आइंस्टीन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर इसको आप v स्पीड से फेंको, अगर इसको v स्पीड से फेंको, तो इसका मास जो रेस्ट मास m नॉट है वो बदलने लगेगा। m नॉट इज रेस्ट मास, v इज स्पीड ऑफ द मास या मास पार्टिकल। एवरीबडी नोज c इज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग किसी बॉडी का रुकी हुई अवस्था में मास अगर m नॉट है, अगर उसे गति v दे दी जाए तो उसका मास इस इक्वेशन के अनुसार बदलता है। लेकिन इस तरह की कोई इक्वेशन चार्ज पे नहीं लगती है। मतलब तुम्हारे मन में आया, मैं रिलेट करा रहा हूं, तुम कहो सर यहां q कर दें और यहां q नॉट कर दें, तो क्या ये इक्वेशन लगेगी कि q इक्वल टू q नॉट q इक्वल टू q नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर? नहीं, q के लिए ये इक्वेशन नहीं है, मास के लिए है। तो क्या बेटा चीज समझ में आई? चार्ज ऑफ अ पार्टिकल एट रेस्ट एंड चार्ज ऑफ द सेम पार्टिकल इन मोशन इज सेम। इट डज नॉट वेरी विद मोशन और स्पीड। स्पीड के साथ वो नहीं बदलता है, इसीलिए बोला जाता है इनवेरियंस ऑफ चार्ज। चार्ज वेरी नहीं करता है गति के अनुसार। बोले क्लियर? मास बदलता है बेटा, मास बदलता है। और किसी को ये लगे सर, किसी को ये लगे कि ये सिर्फ थ्योरेटिकल बात है, ना ना ना। साइक्लोट्रॉन पे आएंगे जब मैग्नेटिज्म में, तो तुम्हें दिखेगा साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अपना, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अपना मास बदलता है, वो तुम्हें दिखेगा, राइट? चलिए, अब अगला जो पॉइंट है, हालांकि मैंने कहा था 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने रोके हैं, उनमें से एक पॉइंट अभी भी होल्ड पे रखा हूं, एक पॉइंट और याद आ गया, इंपॉर्टेंट है तो वो बता देता हूं। वो क्या? ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। कोई पार्टिकल या कोई चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। चार्ज पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन स्ट्रेट लाइन मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। और चार्ज पार्टिकल हैविंग सम एक्सेलरेशन, यानी चार्ज पार्टिकल अपनी गति में चेंज करता है, घटाता बढ़ाता है, तो वो जानते क्या करता है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट वगैरह जैसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी पैदा करने लगता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वो क्या है? देखो बेटा, स्टेशनरी चार्ज, या स्टेटमेंट को थोड़ा रोकते हैं, ऐसे लिखते हैं, चार्ज एट रेस्ट produces electric field only, यानी रुका हुआ चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। चार्ज
इन मोशन यानी चार्ज अगर गति में है तो इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, दोनों पैदा करता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। और तीसरा अगर आ जाए चार्ज या एक्सेलरेटेड चार्ज, एक्सेलरेटेड का मतलब है जो गति में परिवर्तन करे, चार्ज प्रोड्यूसेस, अब यहां ध्यान रखिएगा क्या क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, तो ये दोनों चीजें आएंगी, एंड प्लस EM वेव्स मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशंस भी कह सकते हैं। बोले बेटा क्लियर? ठीक। चार्ज एट रेस्ट ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस EM वेव्स। नोट करें। चलिए नेक्स्ट और लास्ट एक तरह से प्रॉपर्टी है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो नेक्स्ट इज लास्ट प्रॉपर्टी एक तरह से ले रहे हैं, और बनाई जा सकती हैं प्रॉपर्टीज, लेकिन उनमें से कई प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो आगे अपने आप चैप्टर में आएंगी, और जब अपने आप आएंगी तो जरूरी नहीं कि यहां ढूंढ के डिस्कस किया जाए। तो ऐसा कोई हम क्लेम नहीं कर रहे हैं कि सभी संभावित प्रॉपर्टीज हमने यहां पर उठा ली है, वो मोटी मोटी प्रॉपर्टीज जो हमारे बड़े काम की है, हमारे कंसेप्ट और हमारे सिलेबस में, उनको ले लिया गया है। और ये काफी इंपॉर्टेंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब होता है चार्ज कैन एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मतलब बड़ी सिंपल सी बात करता है, ये क्या कहता है, चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर पाए जाने वाले चार्ज के मल्टीपल में होता है। मतलब देखिएगा इसका मतलब ये होता है, दैट इज तुम्हारे पास बेटा दुनिया में किसी भी चीज पे चार्ज मिल जाए तो वे केवल इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, प्लस माइनस एनी। और इसका मतलब समझिएगा, जहां पर n की वैल्यू बेटा 1 2 3 एंड सो ऑन है। मतलब समझें इसका मतलब, तुम किसी बॉडी पे अगर चार्ज पाओ तो या तो वो क्या हो सकता है, प्लस माइनस n को 1 लिख दो, 1 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो सकता है, प्लस माइनस 2e लिख दो, प्लस माइनस 3e लिख दो, एंड सो ऑन। तो कोई बॉडी अगर आपको मिले कि इस पे चार्ज है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा और मोटे तौर पे बिल्कुल देसी में समझिएगा, किसी बॉडी पे चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 1 लाख इलेक्ट्रॉन के बराबर, 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन के बराबर, कुछ भी, लेकिन इलेक्ट्रॉन का हिस्सा नहीं हो सकता है। अगर कोई ये कहता कि मैंने एक बॉडी पर 1.5e के बराबर चार्ज देखा, तो भाई साहब 1 इलेक्ट्रॉन तो ले आओगे, 0.5 आधा इलेक्ट्रॉन कहां से लाओगे? इलेक्ट्रॉन आधा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन से छोटा फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल नहीं पाया जाता। हमारी दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। तो तुम कहोगे सर हम 1 ले आए, लेकिन ये आधा कहां से लाए? ये नहीं पॉसिबल। अगर कोई तुमसे कहते कि कहीं पर हमने चार्ज ये देखा, तुमसे कोई कहे चार्ज हमने 1.2 इंटू, या ऐसे लिख लीजिए 2 इंटू 10 पावर 2, संभव है। क्यों संभव है ये? क्योंकि 2 इंटू 10 पावर 2 का मतलब हुआ 200 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, करेक्ट, पॉसिबल। लेकिन कोई ये कहे 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, देखो माइनस 2 का मतलब ये हुआ 0.02 इलेक्ट्रॉन। बेटा इलेक्ट्रॉन के हिस्से कहां कर पाओगे? या तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, 1.5 पौना 2.5 नहीं पाया जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल। तो अगर आपकी दुनिया में कोई चार्ज मिलेगा तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन, 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन डेसिमल में या हिस्सों में नहीं मिलेगा। बोलिए बात क्लियर है ना? इसे क्वांटाइजेशन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्वांटाइजेशन का मोटे तौर पे मतलब होता है एनी चार्ज कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ प्लस माइनस एनी, वेयर E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसकी वैल्यू E की वैल्यू कितनी होती है? E की वैल्यू एवरीबॉडी नोज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम होती है। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको मिले, एक चार्ज कोई वो दे दे कि एक बॉडी पे इतना चार्ज है,
तुमसे कहा जाए बताओ क्या ये संभव है या नहीं संभव है, तो बताएं क्या करो, उस चार्ज को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद जो तुम्हें वैल्यू मिले वो अगर 1 2 3 4 यानी प्योर नंबर मिले तो वो पॉसिबल है, डेसिमल में मिले तो नहीं पॉसिबल है। क्लियर? बेटा देखिएगा यहां एक बात मैंने बड़ी स्ट्रांगली रखी, क्या? इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज हमारी दुनिया में नहीं है। तो तुम कहोगे सर इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल इन आवर यूनिवर्स, लेकिन कुछ जगहों पर इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज पार्टिकल वैज्ञानिकों को दिखा और न्यूक्लियस में दिखा और उसे बोला जाता है क्वार्क। तो क्वांटाइजेशन के अंदर ही हम कुछ और थोड़ा सा पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज क्वार्क। ध्यान रखिएगा इस पे क्वेश्चन हो सकता है। क्वार्क, बेटा क्वार्क की बात क्यों आई? क्योंकि वैज्ञानिकों ने देखा कि कुछ जगहों पर अनस्टेबल स्टेट में, यानी क्वार्क स्टेबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन बेटा स्टेबल है, पाया जा रहा है तो पाया जा रहा है, आप उसकी प्रेजेंस को देख सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, लेकिन क्वार्क जो होता है ये अनस्टेबल होता है। लेकिन फिर भी क्वार्क हैज +1/3e या -1/3e या +2/3e चार्ज। तो तुम कहोगे सर ये तो मामला गड़बड़ हो गया, क्वार्क पर एक इलेक्ट्रॉन का 1/3 चार्ज पाया जाता है या 2/3 चार्ज पाया जाता है। तो इसका मतलब जो हमने बुक सभी को, अच्छा स्टिल अभी भी एक चीज कर रहा हूं, आप बताइएगा इसके बाद। अब बोलो, अब बोलो। सही है नाउ ठीक, चलिएगा बेटा आप समझिएगा, एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं कि हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा चार्ज है, उससे छोटा चार्ज नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स में कुछ जगहों पर इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज पाया गया, इसे बोला जाता है क्वार्क। क्वार्क पर बेटा या तो 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या 2/3 ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पाया जाता है। इससे लगा कि ये जो हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल है, ये थ्योरी ही गलत है। लेकिन नहीं बेटा, क्वार्क्स आर अनस्टेबल, क्वार्क अनस्टेबल होते हैं, तो अभी भी इलेक्ट्रॉन को सबसे छोटा स्मॉलेस्ट फंडामेंटल स्टेबल चार्ज पार्टिकल माना जाता है। तो आगे यहां क्या लिख दोगे? बट क्वार्क्स आर अनस्टेबल, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स आर स्टिल फंडामेंटल स्टेबल चार्ज पार्टिकल्स। अभी ये क्वार्क है तो क्या उनका कुछ नाम है? यस बेटा, टाइप्स ऑफ क्वार्क, टाइप्स ऑफ क्वार्क। दो तरह के क्वार्क है बेटा, पहला है अप क्वार्क। अप क्वार्क बेटा ये होता है 2/3 वाला, ये होता है +2/3e, और दूसरा होता है डाउन क्वार्क और -1/3e। अब एक चीज और बताएं तुम्हें, मैजिकल बात, क्वार्क्स के बारे में वैज्ञानिकों ने क्या पाया, कोई 3 क्वार्क मिलके प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बनाते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाया जाता है, इसका मतलब क्वार्क जो है न्यूक्लियस में मिल रहा होगा। तो एनी 3 क्वार्क्स कंबाइंड एंड टू फॉर्म द प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। तो यहां पे क्या लिखोगे? एनी 3 क्वार्क्स कंबाइंड टू फॉर्म प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बनाते हैं। जैसे मैं पहले तुम्हें बताऊं, फर्स्ट देखिएगा, प्रोटॉन के लिए जानते क्या होता है? प्रोटॉन कैसे बनेगा? देखो बेटा, +2/3e एक क्वार्क आया, +2/3e दूसरा क्वार्क आया, और फिर तीसरा क्वार्क आता है 1/3e। जरा इनको जोड़ो बेटा। आप अगर, हालांकि इसको एक हम कैलकुलेशन से भी निकाल लेते हैं, एक कैलकुलेशन करके साइंटिस्ट दिखाया था, लेकिन हम वो काम कर रहे हैं जो हमें आसानी से हेल्प करके चीजों को आसान बना दे। तो e को कॉमन ले लें, 2/3e +2/3e -1/3 आया। बेटे देखें ये कितना आ जाता है? e 2 और 2 4/3 -1/3, तो ये आ जाएगा e 3/3, और ये कैंसिल हुआ, e के बराबर आया, और e का ये पॉजिटिव चार्ज आया बेटा। तो बताओ e अगर पॉजिटिव हो तो ये किसके चार्ज के बराबर है? ये प्रोटॉन के बराबर है, ये प्रोटॉन आ गया। तो गौर से देखो, प्रोटॉन आपको कब मिला बेटा? जब 2 अप क्वार्क मिले
और एक डाउन क्वार्क मिला। तो अगर आपसे कोई कहे प्रोटॉन कब मिलता है, तो आप कहोगे 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलता है। तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखिएगा। देखो प्रोटॉन कैसे मिला बेटा, देखो अप क्वार्क और ये डाउन क्वार्क। तो ऐसे ही ऑप्शन में मिल सकता है, यूयूडी लिख देंगे। वो कहेंगे आप सिंबल से परिचित हैं, यूयूडी मतलब अप एंड डाउन। बोले क्लियर? यस सर। ठीक। सेकंड पार्ट देखिएगा, हमने प्रोटॉन बताया क्योंकि हमने लिखा था प्रोटॉन मिलता है न्यूट्रॉन। अब जरा न्यूट्रॉन को देखिएगा। न्यूट्रॉन में जानते हैं क्या होता है, इसमें 2 डाउन आ जाएंगे। देखो ऐसे यू अप से ही ले लेते हैं पहले। देखो +2/3e -1/3 और -1/3e। ई कॉमन ले तो 2/3 -1/3 -1/3। बेटा ये हो जाएगा 2/3 -2/3। ये दोनों कैंसिल हो गए। तो इसलिए ये क्या हो गया बेटा, देखो इलेक्ट्रॉन पे 0 चार्ज, ये 0 आ गया। और 0 चार्ज किस पे होता है, न्यूट्रॉन पे। न्यूट्रॉन पे। हाँ, तो बताओ बेटा न्यूट्रॉन कब मिला, जब एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क मिले। तो देयरफॉर आप क्या कह सकते हैं, न्यूट्रॉन आपको कब मिलता है। हाँ देखो बेटा यू डी डी, यू यानी अप, डी डी। तो इसे आप क्या लिखेंगे, यूयूडी एंड यूडीडी, इससे मिलता है। बोले बेटा क्लियर? यस सर। तो एनीवेज बेटा अभी ये लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट पे हम बात क्या करेंगे, हम बता रहे हैं अगले वीक में दो लेक्चर इसके लेंगे, एक सैटरडे को और एक संडे को अगर बन सकेगा। और उसमें हम बात करेंगे कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग, और उसके साथ एक और चीज की बात करेंगे कि कूलम्स लॉ क्या है। आगे चलेंगे, फिर आपके न्यूमेरिकल आ जाएंगे। ठीक है, चलो बेटा ठीक है, बाय बाय। ठीक है बेटा, चले खत्म करें, बाय बाय। बाय बाय, वेलकम वेलकम बेटा, थैंक यू सर। वेलकम बेटा, थैंक यू।